गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। एसएसटी के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे राजनीति विज्ञान में चैप्टर सेकेंड संघवाद। ठीक है, संघवाद क्या है? संघवाद मतलब राज्यों का समूह, यानी भिन्न भिन्न राज्यों मिलकर एक साथ रहते हैं, एक साथ काम करते हैं, वही संघवाद कहलाता है। संघवाद में सभी लोगों को या सभी राज्यों को शक्तियां बराबर मिली रहती हैं। बात बेल्जियम, अमेरिका जैसे राज्यों की करें तो यहाँ पे इस राज्यों को ज़्यादा शक्ति प्रदान की गई है केंद्र की अपेक्षा। लेकिन भारत के परिप्रेक्ष्य में अगर बात करें संघ की, तो भारत में वर्तमान समय में जो 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं बच्चों, उसमें केंद्र सरकार को राज्य सरकार की अपेक्षा शक्तियां थोड़ी ज़्यादा मिलती। ठीक है ना। चलिए शुरू करते हैं। परिचय में पिछले अध्याय में हमने जाना कि शासन के विभिन्न स्तरों के मध्य सत्ता का ऊर्ध्वाधर बंटवारा, जैसे मैंने बताया भी, आधुनिक लोकतंत्रों में सत्ता की साझेदारी का एक सामान्य रूप है। बंटवारा मतलब वही बराबरी कि किसी राज्य के साथ कोई भेदभाव ना हो, सभी राज्य समान हैं। अब भारत में पूर्वोत्तर राज्यों को छोड़कर और कुछ अन्य राज्यों को छोड़कर जिन्हें विशेष पैकेज, विशेष सहायता मिली है, या कुछ जो पिछड़े राज्य हैं या अति पिछड़े राज्य हैं उनको भी आर्थिक पैकेज मिला है, वो बातें छोड़कर, लेकिन शक्तियों अधिकारों की बात करें तो सभी राज्यों को एक समान शक्तियाँ और अधिकार प्राप्त हैं। इसे सामान्य भाषा में संघवाद कहा जाता है। संघवाद के कारण ही लोकतांत्रिक व्यवस्था के भीतर अलग अलग क्षेत्रों का रहना और गतिशील रहना जो है वो एक प्रकार से संभव हो पाया है। ठीक है ना। इस अध्याय में हम संघीय व्यवस्था के सिद्धांत और व्यवहार के विषय में वर्णन करेंगे। इससे संबंधित संवैधानिक प्रावधानों की व्याख्या के बाद प्रस्तुत अध्याय में संघवाद को मजबूत करने की नीति तथा राजनीति का विश्लेषण करने के बाद संघवाद के नए एवं स्थानीय शासन की व्याख्या करेंगे। संघवाद है क्या, इसके बारे में चर्चा करेंगे। यदि हम पिछले अध्याय में दिए गए बेल्जियम और श्रीलंका की परिस्थितियों के अंतर पर ध्यान दें तो उसमें केंद्रीय सरकार की शक्ति में कमी करना बेल्जियम के संविधान में किए गए प्रमुख बदलाव में से एक है। बेल्जियम के संविधान के प्रमुख के बदलाव में से एक था, ये अधिकार प्रांतीय सरकारों को दे दिए गए थे। हमारे यहाँ भी प्रांतीय सरकारों को यानी राज्यों को शक्तियाँ प्रदान की गई हैं। इससे पहले भी बेल्जियम में प्रांतीय सरकारें थीं, तब भी उनकी भूमिका अपने अपने अधिकार थे, परंतु उनको ये अधिकार और ये शक्तियाँ जो केंद्र सरकार द्वारा प्रदान की गई हैं तब वह चाहे वापस ले भी सकती थी। बेल्जियम में सन 1993 में संविधान में संशोधन किया गया और प्रांतीय सरकारों को संवैधानिक अधिकार प्रदान किए गए। नई स्थिति में प्रांतीय या राज्य की सरकारें केंद्र पर निर्भर नहीं थी, यानी स्वतंत्र थी। पहले भी बेल्जियम में प्रांतीय सरकारें थी, लेकिन तब उन्हें संवैधानिक अधिकार न के बराबर प्राप्त थे। जो अधिकार उन्हें प्राप्त थे वह केंद्र सरकार कभी भी वापस ले सकती थी। भारत में ऐसा नहीं है। संविधान निर्माण के समय ही केंद्र और राज्यों के में आपसी कोई विवाद न हो, केंद्र कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका या किसी नौकरशाह के बीच कोई विषय पे बवाल या विवाद न हो। इसीलिए संविधान निर्माण के समय हमारे संविधान निर्माताएं जो थे, संविधान निर्माण में जो लोग थे, उन लोगों ने हर नियम कानून की व्यवस्था की है, उसकी व्याख्या की है, संशोधन की शक्ति दी है। इन सारे कारणों से कहीं ना कहीं हम इस बात को कह सकते हैं या इस बात को मान सकते हैं कि भारत में ऐसा कोई भी राज्य नहीं है या ऐसी कोई बात नहीं है कि केंद्र सरकार किसी भी राज्य के जो अधिक शक्तियां हैं वो वापस ले सकती है। श्रीलंका के तमिल नेता अपने देश में सच्चे अर्थों में संघीय शासन व्यवस्था कायम करना चाहते थे, क्योंकि श्रीलंका में लोकतंत्र होने के बावजूद
व्यवहारिक रूप से एकात्मक शासन था, यानी एक व्यक्ति या एक जाति का सत्ता काबिज थी। वहाँ समस्त शक्तियाँ केंद्र के अधीन थी। कहाँ पे? श्रीलंका में। संघीय शासन व्यवस्था में सर्वोच्च जो सत्ता थी वो केंद्रीय अधिकार के अंतर्गत थी। उसकी भिन्न भिन्न अनुनांशिक इकाइयों के मध्य विभाजित हो जाती थी। सामान्यतः संघीय व्यवस्था में दो स्तर पर सरकारें होती हैं। इनमें एक सरकार पूरे देश का प्रतिनिधित्व करती है, जो राष्ट्रीय महत्व के विषयों पर ध्यान रखकर काम करती है, जैसे हमारे यहाँ केंद्र सरकार। दूसरी सरकारें जो प्रांतीय राज्यों में होती हैं, जो अपने अपने राज्यों में काम करती हैं और शासन के प्रतिदिन कार्य को पूर्ण निष्ठा से करती हैं। ये सत्ता की दोनों स्तर की सरकारें सावधानी पूर्वक एवं स्वतंत्रता पूर्वक अपना अपना काम करती हैं। अतः हम कह सकते हैं कि संघीय शासन व्यवस्था एकात्मक शासन व्यवस्था से एकदम विपरीत है, एकदम अलग है। संघीय शासन व्यवस्था में राज्य सरकार केंद्रीय सरकार के अधीन नहीं होती और न ही वह राज्य सरकार को कुछ खास काम करने का आदेश दे सकती है। अपने अपने स्तर पर दोनों सरकारों को जवाब देना होता है, जबकि एकात्मक यानी एक शासन की जो व्यवस्था होती है उसमें केंद्रीय सरकार ही स्थानीय और प्रांतीय सरकारों को आदेश देती है, जबकि भारत में ऐसा नहीं है। मानचित्र में देखिए संघीय राजनीतिक व्यवस्था है। इसमें भारत ये है, संयुक्त अरब अमीरात ये है, बगल में पाकिस्तान, ये आपका बेल्जियम, स्विट्जरलैंड, स्पेन, जर्मनी। संघीय राजनीतिक व्यवस्था में देखिए कनाडा आपका है, संयुक्त राज्य अमेरिका, मैक्सिको है। ठीक है ना। चलिए अब हम संघीय व्यवस्था की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताओं के बारे में जानकारी करेंगे। ठीक है। पहला जो है वो दो स्तरीय शासन व्यवस्था। देखिए अक्सर जितने भी संघ वाले राज्य या देश है उसमें दो स्तरीय व्यवस्था है। हमारे यहाँ त्रिस्तरीय है, केंद्र स्तर पे, राज्य स्तर पे और जिला या ग्राम स्तर पे है। संविधान में दो स्तरीय शासन व्यवस्था का प्रावधान किया गया था, संघ सरकार और राज्य सरकारें। बाद में पंचायतों और नगर पालिकाओं के रूप में संघीय शासन का तीसरा स्तर भी शामिल किया गया। यह भारत की बात करता है। ठीक है ना। शक्तियों का बंटवारा। संविधान में केंद्र और राज्यों के विधायी अधिकारों को 3 भागों में बांटा गया है। संघ सूची में मैंने बताया अभी आपको कि हमारे संविधान निर्माता जो थे वो बहुत दूरदर्शी, अच्छे राजनीतिज्ञ, अच्छे कूटनीतिक, अच्छे कानून के ज्ञाता थे। उन्हें इस बात का एहसास या जानकारी थी कि भविष्य में राज्य और केंद्र सरकारों के बीच विवाद, अधिकारों को लेकर झगड़ा या कार्य को लेकर दोनों के आपस में विवाद खड़ा हो सकता है। इसीलिए जो संविधान सभा है या संविधान निर्माता सभा थी, उन लोगों ने सभी के लिए जो शक्तियां हैं उसका एकदम क्लियर कट बात रखी और तीनों के लिए अलग अलग कानून बनाने के लिए भी बात की। ठीक है ना। 3 भागों में बांटा गया। संघ सूची। संघ सूची मतलब जो राष्ट्रीय स्तर के विषय हैं इस पे कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को या संघ सरकार को है। दूसरा जो सूची है वो राज्य सूची है। इसमें कम महत्व वाले विषय रखे गए हैं जिन पर राज्य सरकार कानून बना सकती है, यानी कह सकते हैं लोकल इशू के जो लोकल स्तर के जो सामान्य क्षेत्रीय स्तर के जो कानून है उस पर राज्य सरकार बना सकती है। समवर्ती सूची है ऐसा विषय या ऐसा ज्ञान या ऐसा क्षेत्र जिसमें दोनों लोगों के बातों की जरूरत है, उसमें सरकार, राज्य और केंद्र दोनों मिलकर कर सकते हैं। जैसे आपका शिक्षा, स्वास्थ्य, जनसंख्या, ये सभी ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें दोनों क्या कर सकते हैं, कानून बना सकते हैं। लेकिन अगर बात कानून लागू करने की है या टकराव की स्थिति है तो समवर्ती सूची में बच्चों केंद्र सरकार का ही नियम मान्य होगा। कठोर संविधान। हमारे संविधान में केंद्र और राज्य के बीच का सत्ता का बंटवारा लिखित रूप से किया गया है। इसमें
परिवर्तन करना कठिन है। इसके लिए संसद के दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करके कम से कम आधे राज्यों की विधानसभाओं से उसे मंजूर कराया जाता है। इस प्रकार कठोर संविधान या संघात्मक शासन की प्रमुख विशेषता है। बेल्जियम या अन्य राज्यों की तरह देशों की तरह हमारा देश ऐसे नहीं है, या केंद्र सरकार का जब मन चाहे तो राज्यों की शक्तियों को कम कर दे या ज़्यादा कर दे। मैंने बताया कि हमारे यहाँ सभी जो संवैधानिक इकाइयाँ हैं, चाहे वो संसद हो, कार्यपालिका हो, न्यायपालिका हो, कोई भी व्यवस्थापिका हो, सबके शक्तियों को लिखा गया है, सबके अधिकारों को लिखा गया है। इसीलिए और भारत में भी ऐसा है कि कोई भी केंद्र सरकार राज्यों की शक्तियों को कम नहीं कर सकती है। कम करने के लिए उसे कम से कम लोकसभा जो है और राज्यसभा दोनों सदनों से 2/3 बहुमत पारित करना पड़ेगा। प्लस भारत में जितने राज्य हैं उनमें से आधे राज्यों के विधानसभाओं से भी ये पारित कराना पड़ेगा। तो ये काफ़ी जटिल प्रक्रिया है और इसे कोई सरकार जो है, केंद्र सरकार अपने मनमाने तरीके से नहीं कर सकती है। कोई ना कोई राज्य इसका विरोध जरूर करेगा। जो विपक्ष है वो विरोध कर सकता है। शक्तिशाली न्यायपालिका, हमारे यहाँ जो न्यायपालिका है वो स्वतंत्र है, किसी के अधिकार में नहीं है। वो अपनी बातें, अपने अधिकार, अपने न्याय जो है वो स्वतंत्र रूप से करता है। संघात्मक शासन व्यवस्था में न्यायपालिका की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। भारत में शक्तियों के बंटवारे से संबंधित कोई भी विवाद होने पर जिसका जो निर्णय है वो कौन लेता है? उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में जाता है और ये स्वतंत्र है। ये किसी के अंडर में नहीं है या किसी के दबाव में काम नहीं करता है। वित्तीय स्वायत्ता, दोनों लोगों को अपने पैसे खर्च करने, अपने पैसे वसूलने, कर लेने, सब लोग स्वतंत्र हैं। सरकार चलाने और उत्तरदायित्व के निर्वाह के लिए केंद्र एवं राज्यों को कर लगाने, राजस्व उगाने तथा संसाधन जमा करने का अधिकार है। राज्य सरकारों को भी वित्तीय सहायता स्वतंत्रता प्राप्त है। अगला है एकीकृत न्यायपालिका। भारत में संघात्मक शासन होने के कारण केंद्र और राज्यों की अलग अलग कार्यपालिका और व्यवस्थापिका है, लेकिन न्यायपालिका दोनों के लिए एक ही है। ये बहुत अच्छा है, यानी सभी के लिए न्याय एक जैसा है। ऐसा नहीं कि राज्य का अलग कोर्ट है और केंद्र का अलग कोर्ट है। इसलिए किया गया है कि जिससे केंद्र और राज्यों के झगड़ों का निपटारा आसानी से किया जा सके। केंद्रीय संघवाद, भारतीय संघात्मक शासन अन्य देशों से बिल्कुल अलग है। भारत में 2 प्रकार की सरकारें होते हुए भी केंद्र को ताकतवर बनाया गया है। केंद्र को अधिक शक्तियां या अधिक अधिकार मिले हुए हैं, इसलिए भारतीय संघ को एकीकृत संघवाद कहा गया है। यदि संघीय व्यवस्था सिर्फ बड़े देशों के लिए अनुकूल है तो बेल्जियम ने इसे क्यों स्वीकारा? राज्य और केंद्र सरकारों के बीच सत्ता का बंटवारा प्रत्येक संघीय सरकार में अलग अलग माध्यमों से होता है। कथन इस बात पर निर्भर करता है कि संघ की स्थापना किन ऐतिहासिक संदर्भों से हुई है। संघीय शासन व्यवस्थाओं का सामान्यतः 2 तरीकों से गठन होता है। पहले 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र राष्ट्र एक साथ मिलकर बड़ी इकाई का गठन करते हैं। इसमें दोनों स्वतंत्र राष्ट्र अपनी अपनी संप्रभुता बनाए रखते हैं, जैसे इंग्लैंड और आयरलैंड अपनी अलग अलग पहचान भी बनाए रखते हैं, अपनी प्रगति सुरक्षा का मार्ग अपनाते हैं। एक साथ मिलकर संघ बनाने वाले कुछ देश जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका, बहुत से देश एक साथ मिलकर काम करते हैं, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया इत्यादि के उदाहरण हैं। इस प्रकार के संघीय व्यवस्था वाले देशों में सामान्यतः प्रांतों को समान अधिकार प्राप्त होता है, वह केंद्र की तुलना में अधिक शक्तिशाली होते हैं, जैसे बेल्जियम की भी है। दूसरा, सबसे बड़े देश अपनी आंतरिक विविधताओं को ध्यान में रखते हुए राज्यों का गठन करते हैं और उनके बीच सत्ता का बंटवारा कर देना संघीय शासन व्यवस्था का एक तरीका है। भारत, बेल्जियम और स्पेन देश आदि इस शासन व्यवस्था का उदाहरण है। इस व्यवस्था में राज्यों की तुलना में केंद्र सरकार को अधिक शक्तिशाली बनाना होता है या बनाए रहते हैं। सामान्यतः इस व्यवस्था में प्रांतीय और राज्य सरकारों को समान अधिकार दिए जाते हैं। विशेष परिस्थितियों में किसी राज्य को विशेष दर्जा दिया, विशेष अधिकार दिया जाता है, जैसे मैंने आपको बताया है।
अब भारत में संघीय व्यवस्था पढ़ना है, उसे हम लोग आगे पढ़ेंगे।